Hello friends, welcome to my YouTube channel Medical Study Stuff. Today we will discuss about the topic asthma. Definition of the asthma is a chronic obstructive and reversible lung disease in which there is inflammation and narrowing of bronchial lumen and a hyperactive response to certain stimuli characterized by wheezing, dyspnea, coughing and chest tightness. अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक डिसीज कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो एक क्रॉनिक होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सिबल लंग डिसीज होती है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है एंड जो हमारे ब्रोंकियल ल्यूमेन होते हैं वो नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स हो जाता है टू द सर्टेन स्टिमुलाई, जिसके कारण क्या होता है, डिज्निया, कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ द अस्थमा. फर्स्ट इज एलर्जिक एंड एक्सट्रिंसिक अस्थमा. हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू inhalation of specific allergens such as pet dander, house dust, feathers, mold, pollens and food. एलर्जिक और एक्सट्रिंसिक अस्थमा में क्या होता है, कोई भी एलर्जिक पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसके कारण पर्सन को एलर्जी हो जाती है. तब जो एलर्जी होने के कारण जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तब उसे हम कहते हैं एलर्जिक एंड एक्सट्रिंसिक अस्थमा. जैसे कि डस्ट, हाउस डस्ट होगी, ठीक है, अगर हम घर में सफाई करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स है जो हम वो इनहेल कर लेते हैं, उसके कारण अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, फीदर्स हो सकते हैं एंड पॉलन्स एंड फूड. ठीक है, नेक्स्ट आ गया नॉन एलर्जिक एंड इंट्रिंसिक अस्थमा. Irritants in air not related to allergies such as air pollution, cold, heat, weather changes, fumes, smoke, RTI, stress और emotions. नॉन एलर्जिक और इंट्रिंसिक अस्थमा में क्या होता है, भी कोई भी एलर्जिक पार्टिकल नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. इसमें कोल्ड हो गया, हीट होगी, वेदर चेंजेस, ठीक है, अगर सर्दी है, गर्मी है, वेदर चेंज होता है, इसके कारण भी कुछ पर्सन होते हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है. ये है नॉन एलर्जिक. एलर्जिक में जो एलर्जिक कंपोनेंट्स होते हैं, एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते फॉर द अस्थमा. एंड नॉन एलर्जिक में जो जैसे कोल्ड हो गया, हीट होगी, वेदर चेंज हो गया, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अस्थमा. थर्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा. जैसे ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो गया, ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, वो उसका कोई काम ही ऐसा है जिसके कारण उसकी सांस फूलने लगती है, ठीक है, उसे हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं. मिक्स्ड अस्थमा जो एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है. कफ वेरिएंट अस्थमा, ये तब होता है जब उसको ड्राई कफ होती है पेशेंट को. ठीक है, कफ वेरिएंट अस्थमा तब होता है जब पेशेंट को ड्राई कफ प्रोड्यूस होती है. नॉक्टर्नल अस्थमा एट द टाइम ऑफ नाइट, ये तब सीवियर होता है जब रात होती है, रात को ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाता है. नेक्स्ट आ गया कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द अस्थमा. क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एयरबोर्न एलर्जेंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई भी इन्फेक्शन हुई है उसके कारण भी अस्थमा हो सकता है. फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, कोल्ड एयर, ठंडी हवा, उसके कारण भी हो सकता है. एयर पोल्यूशन एंड इरिटेंट्स, सर्टेन मेडिकेशन, अगर कोई भी मेडिकेशन हमने मेडिसिन ली है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण अस्थमा हो सकता है. स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस, रिजर्वेटिव्स, menstrual cycle, food allergy, low birth weight, extreme change in the weather, hay fever, eczema and family history. ठीक है, ये कुछ causes हैं जो अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट आ गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अस्थमा.
ट्रिगर फैक्टर कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसके कारण एयर में जो हमारी एयरवेज होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन होगी तब हाइपर स्क्रीशन ऑफ म्यूकस, ठीक है, जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो ज़्यादा होने लगती है, मसल एयरवे है जो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ये तीनों कारणों के कारण नैरोइंग ब्रीथिंग पैसेज, जो हमारा ब्रीथिंग पैसेज है वो नैरोइंग होना, टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण व्हीजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड टाइटनेस इन द चेस्ट, दैट इज अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आ गया साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं अस्थमा के? कफ, ड्राई भी हो सकती है और विद म्यूकस भी हो सकता है, व्हीजिंग साउंड्स हो सकते हैं, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, म्यूकस प्रोडक्शन, फटीग, थकावट हो सकती है, फीवर, सेंट्रल साइनोसिस, जो हमारे लिप्स और हमारी टंग है वो ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाती है, डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है, मेंटल कंफ्यूजन, पर्सन है जो कंफ्यूज्ड रहता है, ठीक है, एक्सट्रीम एंजाइटी है जो ज़्यादा होने लगती है, एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। नेक्स्ट आ गया डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करनी चाहिए? मेडिकल हिस्ट्री, हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है, सर्जिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पायरोमीटर करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एलर्जी ब्लड टेस्ट करेंगे कि पेशेंट को किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे, ठीक है, स्पूटम कल्चर करेंगे। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट ऑफ द अस्थमा। क्या मैनेजमेंट करेंगे हम? लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड डू नॉट रिलीव अस्थमा अटैक। क्विक रिलीफ मेडिकेशन, ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे एंड शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट देंगे। नेक्स्ट आ गया लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस कौन कौन सी है? जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे एंड देन लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट देंगे। जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज अस्थमा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी स्टफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।